जय हिंद मित्रों। तो आज की क्लास में हम लोग चलते हैं, लेकिन क्लास करने से पहले हम ना कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक सुनिएगा। मत कर इश्क बड़े झमेले हैं, मत कर इश्क बड़े झमेले हैं, हंसते सबके साथ है रोते अकेले हैं। नाको भाई नाको, ऐसी बात नहीं है। और ये इश्क नहीं, ये शायरी ही अजीब है, इसे इस तरह रहना चाहिए था। मत कर इश्क बड़े झमेले हैं, हंसते सबके साथ है जगते अकेले हैं। एकदम सही बात। और जगते किस चीज़ के लिए अकेले हैं? तो पढ़ाई के लिए, रात में, है ना। खैर कोई बात नहीं, पता नहीं आप सब में से कोई जग कर भी पढ़ाई करते हैं या फिर नहीं, मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर जिस दिन आपको इश्क हो जाएगा ना, किसी इंसान से नहीं, पढ़ाई से, उस दिन आप जगना स्टार्ट कर दोगे। कहाँ गई नींद, कहाँ गई सुकून, कहाँ भूख और कहाँ प्यास, कहाँ साज सज्जा, सब गई नदी में, बह जाएगी। बस आप पढ़ना चाहोगे। ये इश्क एक बार हो जाए, वो वाली इश्क नहीं, ये वाली इश्क हो जाए। खैर चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ। तो देखिए, कल का क्लास हम लोग सिक्का कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरा का पूरा अभिलेख। ठीक है, तो इन करते हैं। अभिलेख में विदेशी यात्री भी ख़त्म ही कर देंगे और उसके बाद साहित्य भी। हम आप सबको बता दिए ना कि ऐतिहासिक में हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पुरातात्विक क्यों पड़ता है आवश्यकता, और विदेशी यात्री भी जानना होगा, साहित्य भी जानना होगा। भाई ऐसा क्यों, कल बता दिए हैं हम, है ना। तो खैर पुरातात्विक में हम लोगों ने सिक्का भी देख लिया है और अब जा रहे हैं अभिलेख को देखने के लिए। तो तैयार हैं आप सब? चलिए देख लेते हैं फिर। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख आखिर क्या है अभिलेख? तो देखिए, अभिलेख कुछ है नहीं, कठोर चीज पर खुरेदा गया चीज को या फिर खुरेदे हुए लफ्जों को हम क्या बोलेंगे? अभिलेख। जैसे में पत्थर हो गया, बहुत सारा अभिलेख होता है, अभी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले अभिलेख को बताने से पहले मैं बता दूं कि अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्लियर? अब निकलते हैं आगे, क्योंकि देखो हम आप सबको बता दिए थे ना कल ही कि याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये सब चीज हम लोग देखने वाले आगे। साम्राज्य में किसका शासनकाल रहा और उस शासनकाल में कौन राजा है, उस राजा ने क्या अभिलेख लिखवाया, क्या सिक्का चलाया, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बस अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। चलिए अब आगे पहुंचते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं कि भैया विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले किसने अभिलेख लिखने का प्रचलन चालू किया था? जानना पड़ेगा ना, आखिर जानना पड़ेगा कि इश्क का ये भूत सबसे पहले किसे चाहा था और ये इश्क निकाला कौन था, मोहब्बत बनाई कौन थी, है ना। जिसमें हजारों लाखों लोगों की दिल टूटता नहीं, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो पता चलेगा दिल टूटता भी है या फिर नहीं। बकवास की बातें हैं, इन सब बातों पर ध्यान ना दे। ठीक है, उम्र है, भटकती है, ठीक है, पर भटके हुए राही को फिर वापस रास्ते पे लाना पड़ेगा। यानी आपको अपने ही मन, जो जिसे हम राही बोल रहे हैं, भटक गया, कोई बात नहीं, उसे टीन के लिए आए, उधर ना देख तो इधर आ, इधर देख। ठीक है, खैर निकलते हैं। एक उम्र रहती है, आपकी उम्र निकल जाएगी, फिर सब फालतू लगने लगेगा अरे बकवास है, अरे जा तो नहीं, 4 किलो का मेकअप थोपका, ये का दिखेगा, जरा मेकअप तो उतार। और वो बॉयस और दूसरे का बाइक लेके घूम रहा, अपने बाप का खरीद के तो दिखा। हाँ चल निकल, अपना पैसा से एक दिन गुजारा तो करके दिखा, फिर आना पटाने। तो ये सब बकवास है। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं फटाक से। तो विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का प्रचलन किसने चलाया? तो ईरान के शासक डेरियस। किसने? ईरान के शासक डेरियस। कौन थे? डेरियस। नाम क्या था इसका? डेरियस। ईरान के शासक डेरियस ने सबसे पहले अभिलेख लिखने का प्रचलन चालू किया। भाई तो विश्व में होगा तो हमारा भारत में भी तो होना चाहिए। हाँ है ना,
है भारत में है। ठीक है, तो भारत में पहला व्यक्ति कौन है जिसने अभिलेख लिखा? तो वो है अशोक, सम्राट अशोक। इसके बारे में चलिएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मत पूछो, बहुत शक्तिशाली शासक थे। ओ माय गॉड, इसकी पत्नियां तो दर्जन भर थी, दर्जन, पर उसमें से एक ही को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, मानते थे, कारुवाकी। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। खैर निकलते हैं। तो भारत का पहला व्यक्ति कौन है? तो वो है अशोक। और विश्व भर में किसका है? तो ईरान का शासक डेरियस। और अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेख से अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है तो सिर्फ यही तीन। कौन तीन? अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। और सबसे विश्व में सबसे पहले कौन से थे जिन्होंने अभिलेख स्टार्ट किया? डेरियस। और भारत में सबसे पहले कौन थे? अशोक। अभिलेख से महत्वपूर्ण यहीं से पूछेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं। वैसे आपको पता ही होगा ये डेरियस कहाँ के थे? ईरान के। तो ये ईरान तो न्यू नाम है, पर ईरान का पुराना नाम क्या था? क्या था? किन्हीं को पता है क्या था ईरान का पुराना नाम? फारस। ठीक है, भूलिएगा ना, ये सब पूछ देगा खकोर खकोर के, मत पूछो। आजकल तो एग्ज़ाम इतना टफ होते जा रहा है, पहले सही था, शॉर्टकट में पूछ लेता था, लेकिन अब तो एकदम खकोर खकोर के पूछता है। मत पूछो क्यों ऐसा, क्योंकि सारा वो सब्जी नहीं, चावल तो सारा ख़त्म हो गया। अब जो अंदर डेगची के अंदर जो चिपका उसको खकोरन खाना पड़ेगा ना। ऐसा किसको खाना पड़ता है? तो घर की लड़कियों को। मत पूछो, इसीलिए लड़की लोग खकोरन ना खाना पड़े, पढ़ो, खकोर खकोर के पढ़ लो, खकोरन नहीं खाना पड़ेगा। खैर चलते हैं हम लोग। तो ईरान का पुराना नाम फारस था। अब देखिए, ईरान के शासक डेरियस ने सबसे पहले अभिलेख लिखवाए थे। तो इनका ना पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ तुर्की से। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुर्की से। और तुर्की का पुराना नाम क्या था? एशिया माइनर। यहाँ से क्वेश्चन डीप करके पूछा जाएगा। अब तो सबको पता है कि पुराना अभिलेख कहाँ से मिला था? तुर्की से। और तुर्की का पुराना नाम क्या है? एशिया माइनर। बट पूछेगा एशिया माइनर के किस स्थान से मिला है? लो कर लो बात, बड़ी आसान समझ रहे थे हम लोग। क्या है? अभिलेख जान लेंगे, कहानी खत्म। ना, अब नाक को ऐसी नहीं होती। अब एग्ज़ाम थोड़ी और टफ कर दी है। तो खैर कितना टफ किया होगा जान लेते हैं ना हम लोग। तो पुराना अभिलेख तुर्की से प्राप्त हुआ है। और तुर्की का पुराना नाम एशिया माइनर। अब एशिया माइनर के किस स्थान से पाया गया है? तो बोगजगोई का नाम है? बोगजगोई, भूलिएगा ना। ठीक है, बोगजगोई। अब देखिए, या तो क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले भारत में किसने लिखवाया, या फिर विश्व भर में किसने लिखवाया, या फिर सबसे पुराना अभिलेख एशिया माइनर के किस स्थान से मिला है? तो बोगजगोई। भूलने की तो कोई चांस नहीं है। मन लगा कर पढ़िए, दिमाग और दिल दोनों यही। नहीं, दिल को धड़कने दो, उसे मत लाओ, बस दिमाग को। दिल को जाने दो भाई, पर दिमाग को यहीं रखना। ठीक है, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इश्क विश्क जो होता है ना, वो अभी मत कीजिए। ठीक, बस देखिए, मुस्कुराइए, ठीक है, बट उसमें फंसिए नहीं। ठीक है, एकदम बच के रहिए, खुद को बचा करके रहिए। और बचने का बस एक ही उपाय है, लड़कियां मेकअप ही ना करें, सजे ही ना, उनके बाल खुले ही ना रहे, लिपस्टिक का इस्तेमाल ही ना करें। और वो शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब बिजली में तो शॉर्ट सर्किट होता है, बट लड़कियां शॉर्ट सर्किट कपड़ा ना पहने। ऐसा इसलिए उन लड़कियों के लिए जो पढ़ना चाहती, क्योंकि अगर आप साज सज्जा करेंगी, ये सारी चीज़ करेंगी, और फिर एक बार मुस्कुरा देंगी, तो कोनो ना कोनो मछली तो फंस ही जाएगा। अब जब फंस गया तो मछली आपकी जाल में आएगी ना। अब जाल में आएगी तो सिर्फ जाल में नहीं, पकाना भी आप ही को पड़ेगा। कहने का अर्थ शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद 1 साल बाद गोद भर जाएगा, 2 साल बाद 2 गो आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसको बाबू मुन्नी सोना करके घुमा के खिलाओ, रात भर जगो, दिन भर काम करो, हमारी सपनों की रानी बन जाओ उसकी नौकरानी। चिंता ना करो गर्ल्स, ये हकीकत है। इसलिए पढ़ाई पर फोकस अभी।
ठीक है, फिर बाद में कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग, कहाँ थे हम लोग, तो एशिया माइनर के पुराना मतलब सबसे पुराना अभिलेख एशिया माइनर से और एशिया माइनर के बोगजगोई से। चलिए ये झंझट खत्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं यहाँ पे इतना टाइम दी। अब चलते हैं भैया संपूर्ण रूप से अभिलेख कितने प्रकार के, कौन कौन कैसन कैसन लगता है। कहते ना रिश्ता आता तो पूछते भाई लड़का किसन किसन है, कैसा कैसा है, जरा दिखाओ, पढ़ा लिखा कैसा है, और वो हाँ कितना शिक्षित है, उसका सोच कैसा है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन ना को आज की लड़कियां क्या देखेंगी, गोरा है, बाइक चलाता है कि नहीं चलाता है, 4 व्हीलर है कि नहीं, भाड़ में जाए। गरीबी अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगी, अगर अच्छे इंसान से मुलाकात आपकी हो गई तो। ठीक है, छोड़ते हैं इन सब बातों को। तो अभिलेख कितने प्रकार के हैं देख लेते हैं। देखिए शिलालेख, पेनवा कहाँ गया, शिलालेख क्या, तो शिलालेख, इसे और जूम कर लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आए। गजब बेइज्जती है भाई, रहा इसी तरह। शिलालेख, अब ये शिलालेख कहते किसको भाई, कौन सा होगा, कैसन होगा। शिलालेख पत्थर पर किया जाता था, ठीक है, पत्थर पर कुरेद दिया जाता था। जैसे में कि आपने पत्थर पे कुरेदा, हथौड़ी चाइनीज छानी से खोखोर के कि आई लव यू मंगरू, अब तो ये शिलालेख बन गया। अब आपकी विवाह मंगरू से नहीं हुआ, किससे हो गया, पिंटुआ से हो गया। तोरा क्या पिंटुआ देखा क्या, आई लव यू मंगरू, और आप अपना नाम दे दिए सुंदरी। वो तो फंस, ओ माय गॉड, हमरा से पहले ये आई लव यू बोला करती थी मंगरू को, तो ये बहुत लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो बस शिलालेख पत्थर पर लिखा हुआ कुरेदा हुआ कोई शब्द, उसे मतलब पत्थर पर लिखा जाता था, उसे हम शिलालेख बोलेंगे। ठीक है, आते हैं एक और है स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख क्या है और स्तंभ लेख है क्या, तो देख लीजिए। स्तंभ लेख क्या हुआ, तो देखिए आप लोग स्कूल वगैरह जाते होंगे तो स्कूलवा में लिखा रहता ना, पिलरवा में कौन सी तो लिखा रहता हुआ, 26 जनवरी रही तो 26 जनवरी लिख देगा, है ना। फिर ऊपरा देखिएगा, ऊपरा में लिखा हुआ रहता है, यानी पिलर पर, कहने का अर्थ पिलर पर लिखा हुआ कोई भी लेख उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। और ये सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट किस व्यक्ति ने किया था, तो अशोक ने। ठीक है, किस व्यक्ति ने किया था, अशोक ने। अब चलते हैं गुफा अभिलेख। ये गुफा अभिलेख क्या, तो गुफा के अंदरवा में उसका देवलिया में पूरा खुरेद कर हम उसका फोटो दिखाते, बट वो इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, जब साम्राज्य में जाएंगे तो ऑटोमेटिक देख लेंगे। और वैसे भी सब कुछ हम ही करें तो आपका काम क्या है, सिर्फ सुनने का नहीं, गूगला में जाइए, गूगला में तो आज तक आपने बहुत चीज़ सर्च किया होगा, तो एक बार इसे भी सर्च कर लीजिए ना। हाथी गुफा अभिलेख का फोटो दिखा दे, बहुत निहार करके देखते हो गर्ल्स एंड बॉय को, है ना। एक बार फोटो खींच लेते हो, फोटो मंगवा लेते हो, उसके बाद खूब दिन रात उसको देखते हो तो नींद आती है, और देखने के बाद फिर आपकी मॉर्निंग होती है ना। तो भाई एक बार इसे भी जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, गुफा अभिलेख क्या होता है, तो हम बता दिए कैसा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस बहुत सारे गुफा अभिलेख है, ऐसी बात नहीं कि एक ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है हाथी गुफा अभिलेख। कल मैं बताई थी कि हाथी गुफा अभिलेख को लिखवाया कौन था, खारवेल शासक का नाम है। अब खारवेल क्या है क्या नहीं, अभी तो थोड़ी ना कुछ समझ में आएगा, साम्राज्य में चलेंगे तो बुझा जाएगा, बस अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला अभिलेख की तरफ चलते हैं। तो अगला अभिलेख है भित्ति का, है भित्ति अभिलेख। अब ये भित्ति अभिलेख का हुआ था भाई, कुछ नहीं, आप ना अपना घर है, घर के आगवा में लिखा दो, क्या लिखवा दो, हाँ डाकुओं का घर या फिर गधा का घर लिख दो, तो भैया पहले ही कौन मान के डर जाएगा, अरे गधा का घर, अरे बाप रे बाप, डाकू का घर है। कहने का अर्थ देवालिया में जो लिखल रहता है ना, उसे हम लोग भित्ति अभिलेख कहते हैं। तो निकले इधर से। अब भित्ति अभिलेख में सबसे ज्यादा कौन सी अभिलेख फेमस है, तो अजंता के दीवाल में जो लिखा गया ना, अजंता के दीवाल में, वो बहुत फेमस है। दिखवाएंगे हम, फोटोवा दिखवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, भित्ति अभिलेख में सबसे ज्यादा फेमस अजंता के दीवाल में लिखा हुआ भित्ति अभिलेख। तो चलते हैं आगे फटाक से। अब एक बात कहनी थी आप सबसे कि हम लोगों ने तो अशोक के बारे में बहुत सुना है, ये भारत के भी पहले व्यक्ति हैं, स्तंभ लेख में भी बहुत बड़का अशोक ने लिखवाया है।
तो तनिक क्यों ना एक आधी और जान लेते हैं, है ना। देखिए पता कैसे चला आदमी को कि अशोक ही लिखे हैं अभिलेख को। देखिए इस तरह क्वेश्चन बनेगा नहीं। बात क्या था ना कि भारत में आदमी को आखिर बहुत सारे शासक लिखवाए थे, फिर पता ये चला कि भैया पहली बार अशोक नहीं किया था। देखिए अशोक ने बहुत सारा अभिलेख लिखवाया, बहुत सारा अभिलेख लिखवाया है, जिधर देखो तो वही निकल रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि व्यक्तियाँ कौन है, क्योंकि अशोक ना अपना नाम देते ही नहीं देते थे। सब जगह लिखा रहता था देवनागरी प्रियदर्शी, देवनागरी प्रियदर्शी, देवनागरी प्रियदर्शी। सारे वैज्ञानिक कपार पकड़ के बैठ गए, ओ माय गॉड ये है कौन देवनागरी प्रियदर्शी, ये अपना नाम नहीं लिखा है, काहे नहीं लिखा है। और एक बात आप यहाँ से सीखिएगा कि जो पढ़े लिखे लोग रहते ना वो कभी अपना नाम बताएंगे ही नहीं, मतलब अपना नाम देंगे ही नहीं। इतिहास भारत या फिर हमारे गांव, हमारे घर, हमारे समाज, हमारे बिरादरी, हमारे देश को फायदा हो जाए, उसे मुनाफा हो, कुछ लोग निकल पाए, मतलब यहाँ से रहता है। बाकी भाड़ में जाए भाई, कौन सा नाम है, नाम क्यों दे। और ये गुण था अशोक में, बहुत बड़े बड़े काम किए अशोक, बहुत सारा अभिलेख लिखवाए, अच्छी अच्छी बातें बताए, लेकिन अपना नाम ही नहीं दिए। ये खासियत होती है एक सभ्य और पढ़े लिखे लोगों में। और हम लोग ओहो कोनो लड़की का हेल्प कर दिए तो अरे बाप रे बाप, वो बेहोश होकर गिर गई तो उसको हॉस्पिटल तक ले गए। हाय सुनिए ना मेरा नाम गजोदर, हम ही आपको लाए हॉस्पिटल। हुआ अरे हॉस्पिटल पहुंचा, आपका काम खत्म, निकल लो वहाँ से ना। खैर छोड़िए, आ जाते हैं हम लोग। तो आखिर इसका नम्मा किसे पता चला, तो देखिए कर्नाटक में गुर्जरा और मास्की अभिलेख नाम है, गुर्जरा और मास्की अभिलेख, जिसमें लिखा हुआ था देवनागरी प्रियदर्शी अशोक। अब पूरा वैज्ञानिकों में होड़ मच गया, कोई कह रहा है देखो अशोक ही है, अशोक ही है, हमारे सम्राट जो भारत के हैं, बाप रे बाप इन्होंने ही इतना सारा अभिलेख लिखवाया। तब दूसरा ने कहा चुप, बट अशोक सिर्फ वही तो नहीं हो सकता है, और भी तो हो सकता है। कहाँ लिखा है कि मैं सम्राट भारत का अशोक, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, बट उसके बाद फिर मेरा राजस्थान में जो अभिलेख मिला उसमें लिखा हुआ था देवनागरी प्रियदर्शी मैं अशोक सम्राट, मगध अशोक सम्राट। क्या मिला, तो राजस्थान में देवनागरी प्रियदर्शी मैं अशोक सम्राट। तब कहा ओ माय गॉड ये तो हमारा अशोक है भाई। तब जाकर के पता चला कि हाँ अशोक ने पहली बार भारत में अभिलेख लिखवाए थे, ऐसे नहीं। अरे भाई सिस्टर, अपना ना कुछ इस टाइप से रूल बनाओ कि हमारे बारे में जानने के लिए लोग कोशिश नहीं पूरी जोर लगा करके करे तब मिले। और हम लोगों को कोनो एड्रेस पूछता है, कोनो नंबर पूछता है, नंबर दे दो ना, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपसे, हम लोग कह देते 9847, फटाफट फट दे दिए नंबर। ना को ऐसे ना करना, ठीक है। खैर निकलते हैं हम लोग। तो देखिए अभिलेख तो हमारा ख़त्म हो गया भाई, एकदम ख़त्म हो गया। चलते हैं विदेशी यात्री की तरफ। पेन कहाँ गए भाई, तो हमारा विदेशी यात्री स्टार्ट होता है। देखिए मैं आशा करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, याद ना हुआ ना को जाने दो, काम से जाने दो भाई, जा अपने रास्ता देख ले, ठीक है। बस समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो विदेशी यात्री आ जाते हैं हम लोग। ऐतिहासिक का पुरातात्विक कंप्लीट हुआ, सिक्का और अभिलेख गया भाई, वो गया। अब चलते हैं हम लोग विदेशी यात्री की तरफ। तो विदेशी यात्री में क्या जानना है फटाफट देख लेते हैं। विदेशी यात्री आप लोग हम कल बता दिए भाई कि विदेशी यात्री मतलब क्या होता है। अभी बस एकदम स्पीड में चलते हैं फटाक से। देखिए विदेशी यात्री में हेरोडोटस जो हिस्ट्री के जनक है, भूलिएगा ना, ठीक है। टॉलमी नाम कहे जा रहे भाई, टॉलमी ने ग्रंथ लिखा था ज्योग्राफी का। क्या लिखा था, ज्योग्राफी का। ये भी विदेशी यात्री है, ठीक है। प्लिनी, अब प्लिनी क्या है, तो इन्होंने लिखा नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखा, नेचुरल हिस्ट्री। पूरा नहीं लिखे, कॉपियाँ ज़्यादा चौड़ा नहीं था तो हमने नहीं लिखा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा। NH बड़ा शॉर्टकट में टाइटू लिखवाते हैं यहाँ बॉडी पे अपना ऊ का नम्मा, तो क्यों ना एक बार शॉर्टकट में जान भी ले ये सब, है ना। तो प्लिनी ने क्या लिखा, नेचुरल हिस्ट्री, चलिए जान लिए।
एक और ग्रंथ लिखल था, एगो यार किताब लिखल था, जिसमें जो किताबा तो बहुत लाभदायक था, परंतु उसमें ना उस व्यक्ति का नाम ही नहीं लिखा हुआ था, इसलिए बोला गया अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है। किस ग्रंथ को? जिस ग्रंथ को अज्ञात व्यक्ति ने लिखा, तो देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्या नाम है किताब का? PES, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, किसने लिखा? पते नहीं। कौन लिखा? पते नहीं। यही तो खास बात है पढ़े लिखों में। बाहर में जाए मेरा नाम, मेरी जाति, मेरी समाज, मेरी बिरादरी, मेरा धर्म, भाई सामने वाले को सिर्फ फ़ायदा मिल जाना चाहिए। आप कृष्ण और कौन थे, नाम मेरा भूल रही हूँ मैं, जिसका दोस्ती बहुत निराला था। इतना निराला था कि जब कृष्ण जी के वो दोस्त आए थे, मेरा नाम दिमाग से निकल रहा है, तो कृष्ण जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उन्होंने बिना चप्पल पहने नंगे पांव उस दोस्त से मिलने के लिए चले गए, और उस दोस्त ने अपना दुख, अपना दर्द बिना व्यक्त किए सिर्फ भोजन संग करके और वो वापस चले गए। लेकिन कृष्ण जी उसके दिल की बात जानते थे, घर पहुंचने से पहले उसकी समस्या हल कर दी। दोस्ती से कहते हैं, दोस्ती में कोई नीचे और ऊपर देखा नहीं जाता। ठीक है, खैर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो अज्ञात व्यक्ति ने किस पुस्तक को लिखा था? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये भी बाहर के आदमी थे, तो इसीलिए हम लोगों को जानना पड़ा। ठीक है, खैर अब आते हैं मेगास्थनीज। डाउट होता होगा ना कि ये सब तो बाहरी के हैं, तो ये सब कैसे? तो देखिए ये सब भारत में आए थे। ठीक है, अब मिला है इन सब का बुक, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो और कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में लिखा है, मतलब इंडिका पुस्तक लिखा है। और आज से कई सौ साल पहले इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने लिख दिया कि भारतीयों को लिखना और पढ़ना कदाचित मंजूर नहीं है। वो सुनना बड़ी पसंद करते हैं और आँखों से देखना बड़ी पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये हमारे दादा परदादाओं से चलता आ रहा। देखो लिखने में मन नहीं लगेगा, पढ़िएगा तो झुक, माय गॉड नींद आ रही है बेटी, लेकिन हाँ बतिया करने के लिए रात रात भर जाग जाइएगा, ये हकीकत है। लेकिन मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में यही नहीं लिखा कि बात करने में रात भर जग जाता है, पर पढ़ना और लिखना पसंद नहीं है। हाँ, सुनना पसंद करते हैं और देखना। ये मेगास्थनीज कौन थे? कल ही हम बताए थे, अशोक की एक हिस्ट्री है। नहीं सॉरी, अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की एक हिस्ट्री है। उन्हें जिससे भी लड़ाई करता था और जो शासक हार गया, वो हार गया तो जमीन जायदाद तो देगा ही, उसकी अधीनता तो स्वीकार करेगा ही। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बोलते थे रुक बेटियों चाहिए, माय गॉड ओकरो से शादी करेंगे, दे दो। मजबूरन देना पड़ता था, यानी रिश्ता बना लेते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बेटी से हम शादी कर लेंगे तो वो दोबारा हमको मारेगा नहीं, अपनी बेटी का कोई सुहाग उजाड़ेगा। बहुत चालाक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए थोड़ा और आगे पहुंचते हैं। मेगास्थनीज तो ये आए किसके साथ थे? हम आप सबको बता दिए थे ना, अशोक के साथ एक सैनिक आए थे, स्थल सेना, सिकंदर के सैनिक आए थे, वो स्थल सेना, और वो लड़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, बट वो हार गए। और इसके वजह से उसकी बेटी धुरधरा, कहीं कहीं नाम उसका कार्नेलिया भी मिलता है, और उनके साथ शादी कर दिया गया। धुरधरा या कार्नेलिया के साथ शादी कर दिया गया, और उन्हीं के साथ आए थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक में लिखा है। ठीक है, खैर ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये गोटे यूपीएससी में पूछ देता है। अब पूछने के बाद पता क्या बोल देगा कि इसको इससे मिलान करो, इसको उससे मिलान करो, मत पूछो। एकदम गोटे कंसेप्ट में इसको बोलेगा ना, एकदम सजा के लिखिए, कौन किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। अरे बाप बाप, इसीलिए हमने उसी तरह लिखा है जिसके बाद जोन जोन आए हैं। तो निकलते हैं फटाक से। फाहयान के बाद संयुगन के बाद हेनसांग, और हेनसांग के बाद इत सिंह। इसे देखिए याद करना बहुत जरूरी है, बहुत, ये यहाँ पे याद करने वाली बात है। अब बिल्कुल एकदम इसी तरह जिस तरह से सजा करके लिखा गया ना, एकदम उसी तरह लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? तो देखिए फाहयान, संयुगन, हेनसांग, और जब सब कुछ बोल लेते हैं ना, ये उदाहरण में फलना फलना फलना, लास्ट में क्या बोल देते? इत्यादि।
तो इत्यादि से याद रखेंगे इत्सिंग, फायान संयुगन हेनसांग इत्सी, फायान संयुगन हेनसांग इत्सी। ठीक है, तो ये सब कौन थे? ये सब चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री। ठीक है, खैर देखिए इन सब के बारे में जब डिटेल्स में हम लोग जानेंगे तो पता चलेगा कि फाहियान ने फोक्यूंकी ग्रंथ लिखा था और संयुगन ने सीक्यूंकी। अभी इतना ही जान लीजिए। ठीक है, तो निकलते हैं यहाँ से। ये वाला आप ध्यान रखिएगा, ठीक, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग साहित्य देख लेते हैं। भाई बेचारा बोल रहा मेरे को कब ले जाओगे, कब ले जाओगे। हम लोगों ने ऐतिहासिक में पुरातात्विक खत्म किया, विदेशी यात्री खत्म किया, अब चलते हैं साहित्य की तरफ, है ना। तो साहित्य की तरफ आगे निकलते हैं। ऐतिहासिक में कंप्लीट हमारा पुरातात्विक और विदेशी यात्री। अब चलते हैं साहित्य में। तो साहित्य में क्या पढ़ना भाई, बता दिए थे हम कल कि साहित्य में एक गैर धर्म आएगा, एक धार्मिक आएगा, एक गैर धार्मिक पुस्तकें आएंगी, एक धार्मिक पुस्तकें आएंगी। गैर धार्मिक में कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो देखिए अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आप सबको पता होगा। वो अर्थशास्त्र नहीं जो इकोनॉमिक्स होता, वो नहीं, यह चाणक्य द्वारा किया गया है। अर्थशास्त्र लिखा तो सही लेकिन राजनीतिक पर ढाल दिया, इसमें सब राजनीतिक लिखा हुआ। ठीक है, ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र, लिखे कौन? चाणक्य, है ना। अब एक और ग्रंथ देख लेते हैं, तो क्या है? मृच्छकटिंगम। अब बहुत भयानक लिखा हुआ है, नाम क्या है इसका? मृच्छकटिंगम। इनका रचना किसने किया था? किसने किया था? तो चिंता ना करें, मैं आगे बताती हूँ, अगर आप सबको पता होगा तो बता दीजिए। ठीक, और एक और ग्रंथ है तो मनुस्मृति, और एक और है पंचतंत्र। क्या है? मनुस्मृति और पंचतंत्र। अर्थशास्त्र वाला तो चाणक्य जान गए, है ना। और उसके बाद मनुस्मृति वाला क्या है? ऋषि मुनि। ठीक है, ऋषि मुनि। और पंचतंत्र के रचयिता यानी किताब को लिखने वाले विष्णु। अब हम लोग बच गए तो क्या? मृच्छकटिंगम। और ये मृच्छकटिंगम वाला हम आप सब पर छोड़ते हैं। ठीक, पता होगा तो हमें बता दीजिएगा, नहीं पता होगा तो गूगल में जाकर देख लीजिएगा। माने कि खानों हम ही बनाए, थाली में भी हम ही दे और उसके बाद उठा के हम ही खिला दे। वाह, इतना तो नहीं मिलना चाहिए भाई। तो मृच्छकटिंगम के रचयिता कौन थे? तो ये हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका बोलिएगा कि अब आप ही नहीं बताए तो हम कहाँ से आंसर बताए। भाई गूगल है ना, जाकर देख ले। ठीक है, थोड़ा बहुत गूगल में जा करके पढ़ाई वाला भी चीज़ देखना चाहिए, वरना मैं तो कल बता ही दूंगी। ठीक है, अगली वीडियो में। तो क्लियर? गैर धार्मिक वाली ग्रंथ कौन सी है? गैर धार्मिक वाली ग्रंथ कौन सी है? तो देखिए अर्थशास्त्र, मृच्छकटिंगम, मनुस्मृति, पंचतंत्र। अब आगे निकलते हैं फटाक से। अब आते हैं फट से नहीं हम लोग क्या, तो धार्मिक ग्रंथ। क्या आते हैं? धार्मिक ग्रंथ। अब ये धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन सा ग्रंथ आएगा भाई, फट से नहीं देख लेते हैं। तो देखिए धार्मिक ग्रंथ में तो जैन वाला आ जाएगा, फिर बौद्ध वाली किताबें आ जाएंगी, फिर हिंदू धर्म की किताबें आ जाएंगी। हिंदू धर्म की किताबें आप सब जानते हैं, वैदिक, वेद, अरे बाप हो, वैदिक नहीं, सॉरी, वेद, है ना। वेदों की रचना की गई थी इसलिए वैदिक काल कहा गया, हम लोगों को देखना पड़ेगा ऐतिहासिक में। तो खैर आते हैं पहले जैन धर्म के बारे में। मत पूछो, जैन धर्म जब आएगा ना तो इतना मजा आने वाला है, क्लास में सब चीज़ क्लास में याद हो जाएगा। खैर पहले देख लेते हैं जैन धर्म का प्रसिद्ध किताब तो उपांग। ठीक है, क्या नाम है? उपांग। और एक 14 पूर्व किताब। ठीक है, ये सब देखेंगे जब जैन धर्म एकदम पर्सनली जब जैन धर्म देखेंगे तो सारे किताबों के बारे में चर्चा मिलेगा, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जानना पड़ेगा। उपांग जैन धर्म का ही किताब है। 14 पूर्व यह भी जैन धर्म का ही किताब है। अब देख लेते हैं भाई कहाँ गया बौद्ध धर्म। ये रही बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में कौन सी प्रमुख किताबें हैं? जातक और ललित। कौन कौन सी? जातक और ललित। कौन कौन सी है? जातक और ललित। 2 किताबें और है जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। वह एक किताब मतलब तीसरी किताब क्या आ जाएगी? अंगुत्तर निकाय। लिखवाता भाई जैसे लिखवाता वैसे लिख रही हूँ। ठीक है, कोई मेरी हैंडराइटिंग को दूसरे ना। अंगुत्तर, ओ माय गॉड, अंगुत्तर निकाय।
निकार। ठीक है, एक तो हमारा हो गया जातक, दूसरा क्या होगा ललित, और तीसरा हमारा अंगूतर निकाय। चलिए एक और ग्रंथ है जिसके बारे में बताना है, तो एक और ग्रंथ कौन सी है तो फटाक से हम लोग देख लेते हैं। जातक, ललित, अंगूतर निकार, एक और आएगा हमारा त्रिपिटक। आप सबको पता होगा इनके बारे में, है ना। त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक आ जाएगा तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर, क्लियर हो ही गया होगा। रह गई भाई हिंदू धर्म की किताबें, तो वो वेदों के बारे में कल जानेंगे, क्योंकि 4 गो तो बड़का बड़का वेद है, फिर उसके रचयिता, फिर 4 गो वेद के उपवेद, फिर उपवेद के रचयिता। तो देखिए अभी तक जितना बताए हैं ना उन सबको क्लियर तरीका से पढ़ लीजिए। वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, और ना ही तो फिर कल से हम लोग जंगल में घुसने वाले हैं। जंगल नर्सरी जो ना तो आगे दिखेगा क्या है क्या नहीं, घना जंगल होगा। आपको हाथ में वो क्या बोलते भाला, भाला नहीं कुदाल नहीं, वो क्या बोलते टांगी, अपना भाषा में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, टांगी लेकर के चलना होगा। गाछ को काटते चलो, रास्ता बनाते चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए पहले पीछे का रास्ता तय कर लो, फिर आगे चलिएगा। तो जा करके देख लें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितना कंप्लीट किया तो देख लीजिए भाई। ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ी ही बहुत पढ़ा है। ठीक है, ये तो वीडियो मतलब जो क्लास रहती वो पूरे 45 मिनट का रहती, लेकिन हमने स्पीड तरीके से सिर्फ 30 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। ठीक, 30 से 33 मिनट तक। ठीक है, आप सब मन से पढ़िए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जब मन ना लगे ना तो किसी लड़की या लड़के से बात ना करें। ठीक, मन ना लगे तो किसी लड़की या लड़के से बात ना करे। अपनी मम्मी के पास जा कर के उसके आंखों में आंखें एक बार देखे। जिसके पास मम्मी नहीं है वो क्या करे, फोटवा तो होगा, फोटवा तो बहुते लड़की का रहता है और बहुते लड़का का रहता है। एक बार उसका भी ले लो, मम्मी का भी। एक बात बताएं हम आपको, आश्चर्य वाली बात, तो ज़िंदगी ना आपको उतना वक्त ही नहीं दे पाती जिस वक्त में आप मोहब्बत भी कर ले, इश्क भी कर ले और कामयाब भी हो जाए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मोहब्बत इश्क सब फितूर की बातें हैं, एकदम फितूर की। कोई इश्क विश्क नहीं होता। बायोलॉजी आप पढ़िएगा तो पता चलेगा, ये एक अट्रैक्शन है जो एक उम्र के साथ ख़त्म। और इसमें ज़्यादा करके लड़के बर्बाद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ये मैं लड़की होकर के भी कह रही हूँ कि लड़के बर्बाद हो जाते हैं। बाकी अगर लड़कियों की लाइफ बर्बाद होती ना तो पूरी तरह से लड़के बर्बाद कर देते हैं। अगर वो ना बोल रही ना भाई, तो दुनिया में 140 करोड़ हमारा भारत में है। अरे यहाँ ना मिलेगा तो नेपाल से ले आएंगे, छोड़ो ना, अमेरिका जा कर लेंगे, बहुत सारा है। इंग्लैंड जाके ले आएंगे अंग्रेजनी को। बट अगर कोई ना कहे तो हम उसका तेजाब छिड़क देंगे, ना को भाई ना को। और सच्चा मतलब कहा जाता है, जिसे आप पसंद करते हो ना, फूल को आप पसंद करते हो तो उसे तोड़ लेते हो। अगर आप उससे प्यार करोगे ना तो उसमें पानी दोगे कि ये और खिले। ठीक उसी तरह अगर आप किसी से चाहत करते हो तो उसे खिलने दो ना, छोड़ दो। वो नहीं खरीद नहीं लो, क्यों तोड़ दोगे उसको? क्यों तोड़ कर ले करके अपने हाथों में अपने आप में सजा के रखोगे? नहीं, वो एक गुलाब की फूल है, उसे मत तोड़ो, रहने दो, उसमें पानी दो, उसे और खिलने दो। ठीक है, खैर इन सब चीज़ों से बच के रहे। करियर बर्बाद हो जाता है इन सब चीज़ों से, लड़कों की ज़िंदगी चौपट हो जाती है। लड़कियों की तो पूरी अभी तो एसिड वगैरह पूरा छीटा जाता है। सब फालतू है भाई, फालतू। एक बार पढ़ाई के रस में डूब कर को देखे, जिस तरह से रसगुल्ले को रस में डुबा दिया जाता ना, पूरा मीठा मीठा हो जाता है। आप पढ़ाई के रस में जब डूब जाइएगा ना तो पूरा मीठा मीठा भर जाएगा आपके अंदर, सच में मैं कहती हूँ। तो खैर आज की क्लास स्टॉप। जय हिंद मित्रों।